हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिपाठी एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीए का हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिपाठी एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीए बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखेंगे। हिंदी फर्स्ट, जो कि हमारा हिंदी गद्य है, ठीक है। और भी चैप्टर वाइज वीडियो अब लगातार आती रहेंगी। हमारे यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी चैप्टर वाइज वीडियो मैं आप लोगों को देता रहूँगा, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जिस वीडियो के माध्यम से आप पढ़कर अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ढूंढ कर लाया हूँ और इसी तरह से वीडियो आपको मिलती रहेंगी चैप्टर वाइज। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो जो रहेगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारा पहला प्रश्न है, आलोचना से आप क्या समझते हैं? समीक्षा और अर्थ समझाइए, समीक्षा का अर्थ समझाइए, ठीक है। तो अब इसका मैं आप लोगों को उत्तर दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। तो उत्तर है इसका, साहित्य के मूल्यांकन, विशिष्टताओं, गुणों और दोषों के विवेचन के लिए आलोचना एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है, ठीक है। लेकिन कवि, रचनाकार इत्यादि की रचनाओं का मूल्यांकन, विशिष्टता, उद्देश्य इत्यादि को समीक्षक माध्यम से पाठक के लिए स्पष्ट करता है तथा रचनाकार को निर्देश देने एवं उसको सुधारने हेतु कार्य करता है, ठीक है। कहा भी गया है कि एक असफल लेखक या रचनाकार सफल आलोचक होता है। एक जो असफल लेखक होता है वो आलोचक एक सफल आलोचक होता है, ठीक है। अब इसी का पार्ट है, इसकी सिद्धांत समीक्षा का जो सिद्धांत है उसको आप देख लीजिए। भारतीय काव्य शास्त्र एवं पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत, इसमें दिया गया है कि आलोचना की कला के संपर्क से उत्पन्न रसानुभूति को भौतिक व्याख्या माना जा सकता है। काव्य साहित्य की विशेषताओं को देखने परखने अर्थात सामान्य रूप से प्रकट करने में काम ही आलोचना है, ठीक है। आलोचना के लिए हिंदी में समालोचना, समीक्षा, विवेचना, मूल्यांकन आदि अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं, जिनका सामान्य अर्थ है किसी भी साहित्यिक कृति का साहित्यकार समूचे कृतित्व का मर्यादित नियंत्रण, तटस्थ दृष्टि से मूल्यांकन करना। संस्कृत में भी इसका प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। संस्कृत में भी इसका प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है, ठीक है, अर्थ में हुआ है। अंतर्भाष्य, अवान्तरार्थ, विच्छेदास्य भिक्षा
यहाँ थोड़ा गलत हो गया, यहाँ मीक्षा रहेगा, तो मीक्षा। ये हमारा ही संस्कृत में भी और हिंदी में भी दोनों में सेम है, ठीक है। मात्र बाह्य गुण दोषों तक सीमित नहीं रहकर जब आंतरिक प्रकृति अथवा विशेषताओं की छानबीन होने लगे तब उसे समीक्षा कहा जा सकता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला प्रश्न नंबर 1 था, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें, जिससे जो आने वाला एग्जाम है उसमें आप लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कहानी के उद्भव और स्वरूप दोनों पर प्रकाश डालना है, दोनों हमको पढ़ना है। और उद्भव और जो स्वरूप है ये हमारा एक में भी करके आ सकता है, इस पर प्रकाश डालने के लिए भी कह सकता है, या पूछ सकता है कि कहानी के उद्भव को समझाइए, बताइए, या कहानी के स्वरूप को समझाइए, ठीक है। तो आप पहले उद्भव देख लीजिए। उद्भव, मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। वह प्रत्येक वस्तु व्यक्ति घटना या दृश्य के विषय में सब कुछ जान लेने के लिए आतुर रहता है, ठीक है। और जान लेने के बाद वह अपनी जानकारी या अनुभवों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने के लिए भी अकुलाया सा रहता है। और इस प्रकार अभिव्यक्ति का यह क्रम मानव समाज के पारस्परिक विनिमय द्वारा चला करता है। जिज्ञासा, अकुलाहट और अनुभवों के आदान प्रदान की यह प्रवृत्ति कहानी की जन्मदायित्री है। इस तथ्य से हम यह निष्कर्ष सहज ही प्राप्त कर सकते हैं कि अपने मूल रूप में कहानी का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना भाषा के उद्भव और विकास का इतिहास, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि अभिव्यक्ति में समक्ष नन्हे बालक से लेकर अनुभव सिद्ध वयस्क व्यक्ति तक, जो नन्हे बच्चे होते हैं उनसे लेकर हमारी और आपकी एज के जो भी व्यक्ति हैं वयस्क तक में मूलतः कहानी कथन का श्रवण के प्रति रुचि और आकर्षण होता है। बालक नानी की कहानियां सुनने में रुचि तो लेता ही है, यदि उसे तनिक सा प्रोत्साहित कर दिया जाए तो वह स्वयं भी कहानियां सुना सकता है। ये हमारा उद्भव है। उद्भव हमारा, अगर कोई व्यक्ति आपसे डायरेक्ट उद्भव पूछता तो आप उससे यही इतना बता दीजिए कि अभिव्यक्ति में समक्ष नन्हे बालक से लेकर और यहाँ से लेकर यहाँ तक कि कोई बालक नानी की कहानियाँ सुनने के पश्चात जो रुचि रखता है और वही कहानियाँ अगर उसे थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दिया जाए तो कहानियाँ आपको खुद भी सुना सकता है, ठीक है। अब आप लोग स्वरूप देख लीजिए, उद्भव हो गया, अब आप लोग स्वरूप देखिए। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के अनुभवों की अभिव्यक्ति ही कहानी है, किंतु साहित्य में उपन्यास, निबंध, नाटक या कविता की भांति ही कहानी भी एक विधा है। एक प्रकार से यह साहित्य के प्राचीनतम रूप है। कहानी आज हमारे साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय अंग बन गया है, क्योंकि इसमें थोड़े समय में हम विभिन्न परिस्थितियों, मानव स्वभाव की गुत्थियों को, वैज्ञानिक तथ्यों तथा विविध विचारधाराओं का परिचय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्वरूप हो गया। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 आता है, ठीक है। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 आ गया। प्रश्न नंबर 3 में पूछा क्या गया है, कहानी की परिभाषा दीजिए। आपको इसमें कहानी की परिभाषा देनी है इस प्रश्न में। तो कहानी का परिभाषा, तो हम लोग पहले उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है परिभाषा। यद्यपि कहानी साहित्य की अत्यंत प्राचीन विधा है
और विविध रूपों में उसका विकास हुआ है, तथापि उसकी एक सर्वमान्य परिभाषा अभी तक स्थिर नहीं की जा सकती है। उस जो हमारी कहानी है उसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा अभी तक स्थिर नहीं की गई है। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न शब्दावली में अपने मत दिए हैं, अपने विचार रखे हैं। कहानी की परिभाषा देकर उसके रूप को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है, अपने मत, अपने विचार को, अपने व्याख्या को रखने का प्रयास किया है। भारतीय और पाश्चात्य सभ्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं और विचार करके ही हम वर्तमान कहानी के स्वरूप को समझ सकेंगे, क्योंकि आज के कथा साहित्य में दोनों ही कथा शिल्प का संवेद दृष्टिगत होता है। तो जो भी हमारे विद्वान हैं उन्होंने क्या मत दिए हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विद्वानों को मत को बताइए, उनके विचारों को बताइए, तो उनके जो विचार हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले जो विद्वान हैं वो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन्होंने कहा है आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव लेकर नाटकीय आख्यान है। ठीक है, अब इसी में बाबू गुलाब राय जो कि हमारे महान विद्वान हैं उन्होंने दिया है कि छोटी कहानी एक स्वतःपूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक परंतु कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन है। उसके बाद हमारे मुंशी चंद्र जी ने दिया है। मुंशी चंद्र जी ने क्या दिया है? कहानी का उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना ही नहीं वरन उसके चरित्र का एक अंग दिखाना है। वर्तमान आख्यायिका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, जीवन के यथार्थ और स्वाभाविक चित्रण को अपना ध्येय समझती है। अब इसी में विनोद शंकर व्यास ने क्या कहा है? विनोद शंकर व्यास ने कहा है कि आधुनिक कहानी का ध्येय मनुष्य के मनोरहस्यों का उद्घाटन करना, उनके अनियंत्रित और अप्रासंगिक भावुकता के प्रदर्शन का अवकाश नहीं। वह कहानी सफल समझी जाती है जिसमें कहानी लेखक निर्लिप्त भाव से एक ऐसी दुनिया की सृष्टि करे वास्तविक जगह से परे ना हो, जो वास्तविक जगह से परे ना हो। कहानी में इतना शक्ति होना चाहिए कि पाठक थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर वह उसके पात्रों की भावनाओं के साथ बहने लगे। ठीक है, अब इसी तरह से बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने अपना मत दिया है। तो आप लोग इम्पोर्टेंट 4 को देख लिए हैं, बस इन्हीं में से 2 को याद कर लीजिएगा, आप लोग आराम से पेपर दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, हम लोग प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कहानी और उपन्यास का अंतर स्पष्ट कीजिए। जो कहानी है और उपन्यास है उसके अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग उत्तर देख लेंगे। उपन्यास और कहानी दोनों हिंदी की साहित्यिक गद्य विधाएं हैं। उपन्यास और जो कहानी है ये दोनों हिंदी की साहित्यिक गद्य विधाएं हैं। कहानी का आकार जो है लघु, ये छोटा होता है। लघु मीन्स छोटा होता है, तो कहानी का जो आकार होता है वो छोटा होता है, और उपन्यास जो है उसका आकार हमारा बड़ा होता है, बृहद होता है। कहानी में एक समय में भोगे गए मानव जीवन की एक
असामान्य घटना का प्रभाव पूर्ण वर्णन होता है। कहानी में एक समय में मानव द्वारा भोगे गए जो जीवन का असामान्य घटना का प्रभाव पूर्ण होता है, जबकि उपन्यास में समग्र मानव जीवन की विभिन्न घटनाओं के विशद चित्र अंकित होता है। उपन्यास में मानव जीवन के विभिन्न घटनाओं का विशद चित्रित होता है, चित्र अंकित होता है। ठीक है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है और उपन्यास में पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है। ये सब अंतर हैं। उपन्यास एक उद्यान के समान है जिसमें वृक्ष, तला सभी कुछ होते हैं, जबकि कहानी चुने हुए पुष्पों के गुलदस्ते के समान होता है। ये सब जो है कहानी के उपन्यास के अंतर हैं। जैसे कि उपन्यास और कहानी दोनों ही साहित्यिक गतिविधियाँ हैं, ये तो ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं कहानी का आकार लघु होता है, ये कहानी का हो गया। इसके बाद आप उपन्यास में लिख दीजिए इसका आकार बृहद होता है। तो ठीक है, ये अंतर है। इनमें अंतर क्या क्या है इसके साथ हम प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है कि प्रश्न नंबर 5 में दिया नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्तर देख लीजिए इसका। नाटक और एकांकी में निम्नलिखित अंतर होते हैं। निम्नलिखित अंतर होते हैं। तो पहला देख लीजिए, नाटक में अनेक अंग होते हैं जबकि एकांकी में एक ही अंग होता है। पहला अंतर है ये, इसका पहला अंतर, ये एकांकी का पहला अंतर। ठीक है। इसी तरह दूसरा अंतर देख लीजिए, नाटक में एक मुख्य कथा तथा अनेक अंत कथाएं होती हैं जबकि एकांकी एक ही घटना पर आधारित होती है। ठीक है। अब तीसरा देख लीजिए, नाटक में अधिक पात्र होते हैं और उसका देश काल विस्तृत होता है, जबकि एकांकी में कम पात्र होते हैं और इसका देश काल सीमित होता है। ठीक है। इसमें कह रहा है कि नाटक में अधिक पात्र होते हैं और इसका देश काल विस्तृत होता है, जबकि एकांकी में कम पात्र होते हैं और एकांकी का जो देश काल है वो कम होता है, मतलब विस्तृत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। चौथा देख लीजिए, नाटक बड़ा होने के कारण अधिक समय में अभिनीत होता है, मतलब नाटक बड़ा होने से अधिक समय में अभिनीत होता है, और जबकि एकांकी संक्षिप्त होने के कारण कम समय में अभिनीत हो जाती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस कराए हैं जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो मैं इसी तरह से आपको वीडियो लाता रहूँगा। लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और अति लघु उत्तरी के प्रश्न आपको ऐसी ही वीडियो में मिलते रहेंगे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो मैं आप लोग को लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।